हेलो, आप सभी मुखियागणों को इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। और आप लोगों को जैसा कि पता है, हमारे बीच झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष सर आए हुए हैं और माननीय सदस्य आई हुई हैं। आप लोगों को बहुत सी जानकारियां जो हैं सो आप लोगों को नहीं मिल पाती है। इस कन्वर्सेशन का जो अभी हम लोग करेंगे उसमें आप लोगों को बहुत सी जानकारियां प्राप्त होंगी और इन जानकारियों को आप धरातल तक पहुंचाएंगे। माध्यम आप ही हैं हमारे। हो सकता है कि बहुत सी जानकारियां आपको नहीं अभी तक हो, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और इसको अपने बीच प्रचारित और प्रसारित करेंगे। जो मुखियागण नहीं आ सके हैं वो उन लोगों तक भी पहुंचाना आप लोगों का एक दायित्व बन जाता है। अब हम लोग इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। सर से अनुरोध होगा, मैडम से अनुरोध होगा कि सर हेलो। अब माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश के आलोक में आप लोगों को कार्यक्रम की एक छोटी सी रूपरेखा विद इन ए मिनट हम बतलाता हूं। पहले हमारे जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री प्रधान मांझी जी आप लोगों को NFSA एक्ट के तहत जो सुविधाएं मिलनी है, जो प्रावधान है, विभिन्न प्रकार के प्रावधान, उनसे अवगत कराएंगे। तत्पश्चात DSWO मैडम आपको अपने अंतर्गत जो योजनाएं चल रही हैं इनके क्षेत्र में वो आपको बतलाएंगी। फिर हमारे सिविल सर्जन साहब अपने क्षेत्र अंतर्गत जो इनकी योजना है उसके बारे में बतलाएंगे। तत्पश्चात मैं अपना कुछ वक्तव्य दूंगा। उसके बाद माननीय सदस्य महोदय और फिर माननीय अध्यक्ष महोदय का आप लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद। प्रधान मांझी जी। राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय का आज के इस कार्यक्रम में जोहार, स्वागत है। साथ ही रांची से आए हुए राज्य खाद्य आयोग के माननीय सदस्य मेम का भी स्वागत है। आज मंच में उपस्थित सभी वरीय पदाधिकारीगण सभी का स्वागत है और विभिन्न पंचायतों से आए हुए पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया
जो आप लोग अपने मुखिया के कार्यकारी प्रधान भी हैं, आप सभी को जोहार एवं हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो लाभ मिलती है और इसमें आपके अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताऊंगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वर्तमान में 3 प्रकार के कार्ड, राशन कार्ड निर्गत है। पहला कार्ड है अंत्योदय AAY, जिसका कार्ड का कलर पीला होता है, जिसमें प्रति परिवार 35 किलोग्राम राशन प्रतिमाह मिलती है। इसके बाद PHH कार्ड है, जिसमें प्रति लाभुक प्रति सदस्य 5 किलो करके खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध की जा रही है। और तीसरा है व्हाइट राशन कार्ड, जिसमें किरासन तेल मिलती है, सिर्फ किरासन तेल मिलती है। इसके तहत जो आवेदन, नया राशन कार्ड का जो आवेदन होता है, ये आप लोगों को अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन में मिलती है। जो 10A जिसका आवेदन है, उसी आवेदन में प्रपत्र 8 संलग्न रहता है, जिसमें समावेशन क्राइटेरिया, जिसके तहत कोई लाभुक को घोषणा होता है, और अपवर्जन मानक में 7 कंडिका होती है, जिसमें घोषणा होती है। इसका वर्तमान में हम लोग का जामताड़ा जिला में 7,13,247 का लक्ष्य है, और लक्ष्य के विरुद्ध हमारे पूरे रिक्ति भर चुकी है, एक भी हमारा जगह खाली नहीं है। इसमें इस राशन कार्ड को जो बनाने की प्रक्रिया है, इसमें आप सभी का भूमिका महत्वपूर्ण है। जब भी राशन कार्ड का कोई आवेदन होता है, तो आप लोग इस तरह ग्राम सभा करते हैं, समय समय पर आप लोगों का ग्राम सभा होती है, और इसमें जो डीलर स्तर पर जो सतर्कता कमेटी है, आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि वीडियो साहब लोग आप लोगों को बताया होंगे, सतर्कता कमेटी, उसके माध्यम से जो भी आवेदन आता है, उस आवेदन को जो जांच करने का कमेटी होता है, संबंधित पंचायत क्षेत्र के पंचायत सेवक, विद्यालय के टीचर, आंगनवाड़ी सेविका, ये इसको जांच करते हैं। और जांच के बाद जो बैठक होती है, जो उसको लिस्ट बनता है, जो आपके माध्यम से बननी चाहिए, जो संभवतः नहीं हो पा रही है, क्योंकि आवेदन आती है, उसमें आप लोगों का बहुत सारा मुखिया का हस्ताक्षर रहता है, लेकिन जिस तरीका से आना चाहिए वो नहीं आ पा रही है। इसमें जो डाटाबेस बनती है, जो हम लोग जो आवेदन आता है, उसका प्राथमिकता सूची हम लोग को बनाना पड़ता है, और प्राथमिकता सूची में जो प्राथमिकता जो तय की जाती है, किसको पहला राशन कार्ड मिलना चाहिए, उसमें पहला है PBTG, आदिम जनजाति वर्ग के जो हमारे सदस्य हैं, उनका पहला प्राथमिकता है, उनको सबसे पहले राशन कार्ड में सबसे प्राथमिक सूची में इसका नाम आना चाहिए। उसके बाद जो विधवा महिला है, किसी भी समुदाय का, ट्रांसजेंडर है, उनका आता है, उनको मिलना चाहिए। इसके बाद जो असह्य रोग से ग्रसित है, उनको मिलना चाहिए। उसके बाद ST को, SC को, फिर अन्य को, इस तरह बनता है। इसमें आप लोगों का भूमिका होती है कि जो भी ग्राम सभा होती है, उसको सही व्यक्ति को मिले, अयोग्य को ना मिले, इसमें आप लोग को ध्यान रखना पड़ता है। अयोग्य का जो श्रेणी है, उसके बारे में आपको फॉर्म में ही लिखा है, उसमें लिखा रहता है, जो आप लोग जो आवेदन करता है
उसमें पहला है समावेशन। वैसा कोई व्यक्ति जो किसी सरकारी उपक्रम में काम ना करता हो या सेवानिवृत्त ना हो, ये योग्य नहीं होगा। सभी विधवा, परित्यक्ता या ट्रांसजेंडर जो किसी सरकारी संस्था में नियोजित ना हो या सेवानिवृत्त ना हो, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले निःशक्त जो किसी सरकारी संस्था से सेवानिवृत्त या नियोजित ना हो, सभी आदिम जनजाति समुदाय के व्यक्ति जो किसी सरकारी संस्था में कार्यरत ना हो, सिविल सर्जन से अन्य पदाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र जिसमें कैंसर, एड्स, कुष्ठ, असाध्य रोग, लेकिन वो किसी सरकारी संस्था में नियोजित या सेवानिवृत्त ना हो, ये सबको नहीं मिलना है। अकेले रहने वाले वृद्ध, बुजुर्ग, एकल परिवार जो सरकारी संस्था में कार्यरत ना हो, सभी भिखारी और गरीबहीन व्यक्ति को हम लोग को राशन कार्ड से आच्छादित करना है। कूड़ा चुनने वाले को भी आच्छादित करना है। निर्माण कार्य में लगे हुए जो असंगठित मजदूर है, जैसे हमारा राजमिस्त्री, घरेलू श्रमिक, रिक्शा चालक, उनको भी राशन कार्ड में हम लोग को देना है। फुटपाथी दुकानदार, पेंटर, मैकेनिक, मोची, इसका भी राशन कार्ड में हम लोग को नाम देना है। ये हमारा हो गया समावेशन है, जो हम लोग जो कार्ड की अनुशंसा करते हैं इसमें देख लेना होगा, ये है। इसके अलावा हमारा अपमर्जक मानक है, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया बोलते हैं। अगर कोई परिवार का कोई व्यक्ति किसी सरकारी संस्था या विश्वविद्यालय, न्यास में नियोजित है, उनको इस लाभ नहीं देना है। कोई परिवार जिसका कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यवसाय कर देता है, उसको भी लाभ नहीं देना है। वैसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि है या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि है, उनको भी लाभ नहीं देना है। वैसे परिवार जिनके पास 4 पहिया मोटर वाहन या इससे अधिक पहिया के वाहन, उसको भी नहीं देना है। वैसा परिवार जिनके कोई सदस्य पंजीकृत उद्यान या उद्यान का या फैक्ट्री का संचालक है, उसको नहीं देना है। सरकारी आवास को छोड़कर दूसरा आवास जो 3 कमरे से अधिक है, उसको नहीं देना है। और वैसे परिवार जिसके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत मशीन का 4 पहिया या कृषि यंत्र है, उसको नहीं देना है। मेरा कहने का मतलब है, जो आप लोग जो अनुशंसा करते हैं, इस क्राइटेरिया में जो आते हैं, उसको हम लोग को लाभ नहीं देना है, क्योंकि इसके कारण हमारा बहुत सारा सुयोग्य को हम लोग लाभ नहीं दे पाते हैं। इसमें हम लोग को ध्यान देना है आप लोगों को। इसके अलावा जो आप, ये तो हमारा हो गया जो राशन कार्ड है। आप लोगों को अपने क्षेत्र में क्या क्या आप लोग देख सकते हैं, उसमें हमारा माननीय सदस्य अध्यक्ष सर बताएंगे। इसके अलावा जो सतर्कता कमेटी है, जो आप लोगों को ग्रुप में भी हम बीसी के माध्यम से भिजवाए थे, इसका कमेटी का, इसका कंट्रोल ऑर्डर भी आप लोगों को भिजवाए थे। आपका जो ब्लॉक स्तर में जो सतर्कता कमेटी है, हमको नहीं लगता कि गठन हुआ होगा। गठन हुआ है यहाँ, सर बताएंगे। इसमें आप लोगों को हम ग्रुप में सर आप लोगों को मिल गया है सतर्कता कमेटी और कंट्रोल ऑर्डर हम दिए थे, क्योंकि ग्रुप जिला स्तर में कोई ग्रुप नहीं है मुख्यालयों का। आप लोगों को मिली है? नहीं, बीसी के माध्यम से, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के माध्यम से भिजवाए थे, व्हाट्सएप में भिजवाए थे। तो इसमें आप लोगों का जो प्रखंड स्तर में है, उसमें प्रखंड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदस्य होते हैं, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सदस्य सचिव होते हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सदस्य होते हैं। इसके बाद सीडीपीओ प्रखंड के वो सदस्य होते हैं, बीओ ब्लॉक एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर वो सदस्य होते हैं, सभी मुखिया और सभी पंचायत समिति सदस्य होते हैं, और इसमें कुछ मनोनीत 7 सदस्य होते हैं। ये आपका हो गया प्रखंड स्तर का। और इसके साथ ही आपका दुकान से जो डीलर है, यहाँ हम लोग के यहाँ अभी 599 दुकान है, राशन दुकान है। तो इसमें हम लोग को लगता है कि आप सभी मुखियागण के क्षेत्र में 5 या 6 दुकान आपके पास आती होगी। इसमें हमारे जो सतर्कता कमेटी के सदस्य हैं, संबंधित पंचायत के मुखिया, नगर पंचायत क्षेत्र में वार्ड सदस्य, संबंधित पोषक क्षेत्र के वार्ड सदस्य, संबंधित पोषक क्षेत्र के निकटस्थ मध्य एवं प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य,
संबंधित पोषक क्षेत्र के निकट आंगनवाड़ी सेविका, और इसके साथ ही आप लोगों को जो कार्य है, आप लोगों को जो अधिकार और दायित्व दिया गया है, आपको अपने क्षेत्र का जो भी डीलर्स दुकान है, इसमें जो भी वितरण हो रही है, उसमें आपको पर्यवेक्षण करने का, देखने का ये आपका दायित्व भी और आपका अधिकार भी है। इसमें जैसे अभी हम लोग को मिलती है राशन कार्ड में, जिससे अंत्योदय राशन कार्ड में चावल मिलती है, अभी गेहूं भी दे रहा है। इसी प्रकार हम लोग को चीनी मिलती है, किरासन तेल मिलता है, और साल में 2 बार धोती साड़ी मिलता है। इसी प्रकार पीएच कार्ड में प्रति कार्ड एक परिवार में अगर 1 सदस्य है तो 5 किलो, अगर 5 सदस्य है तो 25 किलो, अगर 8 सदस्य है तो उसको 40 किलो मिलेगा। इसमें कोई फ्रीज नहीं है कि 35 किलो के बाद, क्योंकि कहीं जाने में शिकायत मिलती है कि 35 किलो ही मिलती, नहीं, 35 किलो से देखिए, आपको अगर 9 सदस्य है तो 9 पचे 45, आपको उस परिवार को 45 किलो मिलेगा। जितना परिवार है, परिवार में जितना सदस्य है उसमें 5 किलो करके आपको मिलेगा। अंत्योदय में वो नहीं है, एक परिवार को सिर्फ 35 किलो चावल मिलेगा, 35 किलो खाद्यान्न है। ये हमारा है। राशन दुकान के साथ साथ आपको जो आपको दिया गया, सरकार द्वारा जो दिया गया है कि स्कूल में भी आपको जांच करने का है। एमडीएम जो चलता है वो भी आप जांच कर सकते हैं। महिला बाल विकास पदाधिकारी जो कार्यक्रम उस पर चल सकते हैं। स्वास्थ्य में जो चलता है वो भी आपको देखना है। ये हमारा है। और साथ में आप लोग से यही मेरा निवेदन है कि मेरा जो ग्रुप है, मुखिया का ग्रुप है, उसमें हम लोग हमेशा कुछ न कुछ भेजते रहते हैं जो जानकारी के लिए, आप लोगों के लाभकारी के लिए। उसका बाद अध्ययन कीजिए, और जहां भी समस्या होगा तो जिला प्रशासन को या हमको सीधे भी संपर्क लोग कर सकते हैं, क्योंकि पंचायत समिति और जिला परिषद का ग्रुप में तो हम लोग डालते हैं, वो लोग संपर्क करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ फिर हम लोग बाद में सर के द्वारा हमारा जो प्रश्न उत्तर सेशन होगा, कुछ क्वेरी रहेगी, हम लोग फिर बताएंगे आपको। पुनः आप सभी को जोहार, धन्यवाद। आप डीएसडब्ल्यू मैडम से अनुरोध होगा कि वो अपने से संबंधित योजनाओं की जानकारी हमारे मुखियागणों को दें। सभी को जोहार। खाद्य आयोग से जुड़ा हुआ हमारा 2 ये है योजना है जो हमारे महिला बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जाता है, संचालित किया जा रहा है। एक तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है और दूसरा पूरक पोषाहार कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। उनके गर्भावस्था के दौरान पूरे 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहला जब उनका रजिस्ट्रेशन होता है आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर, तो उनको 1,000 रुपए की राशि दी जाती है। दूसरी राशि उनको तब दी जाती है जब उन्होंने अपना एएनसी कराया होता है, तो 2,000 रुपए की राशि पुनः दी जाती है। और तीसरी राशि उनको तब दी जाती है जब उनका प्रसव हो चुका हो और उनके बच्चे को पेंटा 3 पड़ चुका हो, तो तीसरा किस्त उनको दिया जाता है। कुल मिला के 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसमें अभी एक नया जोड़ा गया है, लेकिन उसके लिए चूंकि ये सारा एक ऐप के माध्यम से होता है, भारत सरकार के द्वारा डिजाइन किया हुआ है, तो अभी द्वितीय गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उनको भी दिए जाने का पत्र प्राप्त है, लेकिन अभी ऐप में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं किए जाने की वजह से अभी हम लोग उनको लाभ नहीं दे पा रहे हैं। वो जब ऐप डिजाइन हो जाएगा उसके बाद द्वितीय गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उनको भी यही सुविधा दी जाएगी, 5,000 रुपए की राशि। इसमें हमारे विभाग के द्वारा, जिले के द्वारा 72% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और शेष के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि 100% हम लोग अचीव कर लें। पोषाहार हमारे यहाँ 32,124 लाभुक जो हैं वो प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान में, जिसमें प्रेग्नेंट हैं 3,361, धात्री महिलाएं हैं 1,594, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे हैं 12,917 और 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं 14,252।
इनको पोषाहार दिया जाता है। पोषाहार में 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को आरटीई के माध्यम से दिया जाता है पैकेट फूड। गर्भवती और धात्री को भी पैकेट फूड ही दिया जाता है। गर्भवती धात्री को गर्भवती को और 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को 4 पैकेट, 2 मीठी दलिया और 2 नमकीन, और धात्री महिलाएं जो हैं उनको 5 पैकेट दिया जाता है, और कुपोषित बच्चे जो होते हैं उन्हें 6 पैकेट दिया जाता है, 3 मीठा 3 नमकीन। इसके अलावा जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्र स्तर पर ही पोषाहार HCM की व्यवस्था की गई है, जो है सूजी का हलवा उनको दिया जाता है, मूंगफली और गुड़, और इसके अलावा खिचड़ी दिया जाता है। ये कार्यक्रम जो है हमारा चलाया जा रहा है। थैंक यू। अब मैं हमारे सिविल सर्जन साहब श्री SK मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि अपने 2 शब्द से परिचय करवाएं लाभुकगण को। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय, AC साहब, मंच पर बैठे सभी पदाधिकारीगण, क्षेत्र से आए सभी प्रतिनिधिगण एवं पत्रकार बंधु। स्वास्थ्य विभाग से तो ऐसे काफी योजनाएं चलती हैं, लेकिन मैं केवल उन 2 योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। तो पहली तो जननी सुरक्षा योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होता है, तो उसमें हम लोग उनको 1400 रुपया डिलीवरी के उपरांत देते हैं, ताकि वो पौष्टिक आहार ले सकें और बच्चे को भी कोई बीमारी नहीं हो, क्योंकि जब पौष्टिक आहार मान लेंगी तब भी उनका ब्रेस्ट फीडिंग भी ठीक से हो सकता है। और इसके पहले उनमें एनीमिया या और कोई कमी नहीं हो, उसके लिए उनका ANC कराया जाता है, और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान 180 टैबलेट आयरन और 180 टैबलेट कैल्शियम दी जाती है, जिससे उनको कोई डिफिशियंसी नहीं हो, एनीमिया नहीं हो, कैल्शियम की कमी नहीं हो। इस योजना के अंतर्गत हम लोग इस वित्तीय वर्ष भर में 22-23 में 9129 महिलाओं का इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुआ है, और सभी को 1400 रुपये डिलीवरी के उपरांत के बाद उनका पेमेंट किया गया है, ताकि वे पौष्टिक आहार ले सकें। दूसरी जो योजना है MTC है, कुपोषण केंद्र। इसमें जो कुपोषित बच्चे हैं उनको हम भर्ती कर ऐसे तो कुपोषण के लिए आंगनवाड़ी केंद्र में भी उनको दिया जाता है, जैसा कि अभी मैडम ने बताया, लेकिन जो अति कुपोषित हैं उनका घर पर केवल पोषाहार देने से बीमारी ठीक नहीं होगी, तो उन बच्चों को हम MTC केंद्र में भर्ती करते हैं। और हमारे यहाँ MTC केंद्र 3 जगह पर है, सदर अस्पताल जामताड़ा, CHC नाला, इन दोनों जगह पर 20-20 बेड हैं, और CHC नारायणपुर 10 बेड है। लेकिन इसमें जो समस्या आती है
ये केवल स्वास्थ्य विभाग से नहीं है, हमारी सहिया बहनें गांव में जो वैसे बच्चे अति कुपोषित दिखते हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्र में ले जाती हैं और वो फिर जो है सो हॉस्पिटल में आंगनवाड़ी केंद्र के थ्रू आते हैं। वो आंगनवाड़ी केंद्र में उनका मेजरमेंट होता है, कुछ टेक्निकल्स हैं, जब उसमें ये आते हैं तब उनको जो है सो एमटीसी केंद्र में सेविका या सहायिका भेजती हैं। इसके अलावा हमारे काउंसलर भी हैं, एमटीसी काउंसलर, जो बीच बीच में जाकर लोगों को बताते हैं। इसके बावजूद भी हमारे एमटीसी केंद्र में ऑक्यूपेंसी रेट 80% से ज्यादा नहीं होता है। उसमें हम लोग बच्चे का मुफ्त इलाज करते हैं। एमटीसी केंद्र में ही किचन होता है, उसका रसोइया होता है, उनके अनुसार उनका खाना दिया जाता है और उनके साथ उनकी जो मां आती है उनके लिए भी प्रतिदिन 120 रुपये हम लोग देते हैं ताकि उनको खाने पीने में दिक्कत नहीं हो। इसके बावजूद भी सभी कुपोषित बच्चे नहीं आ पाते हैं। कारण है कि एक तो सभी लोग जैसे पुरुष लोग उसकी गंभीरता को नहीं देखते हैं। एक घर में मान लिए अगर एक कुपोषित बच्चा है तो और भी बच्चे रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में मां को लगता है कि हम एक बच्चा को लेके जाएंगे, बाकी बच्चों को क्या होगा। तो जब तक पुरुष लोग भी योगदान नहीं करेंगे, अगर मान लिए वैसी स्थिति में मां एक बच्चा को लेके जाती है तो बाकी बच्चों के देखभाल की जिम्मेदारी पुरुषों को लेनी चाहिए। और इसके आगे भी इस पर हम लोगों की चर्चा हुई कि कैसे हम लोग इसको दूर कर सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष साहब ने भी इस समस्या से कहा है कि हम लोग इस पर विचार करेंगे कि कैसे इसको हम लोग दूर करें। तो ये तो बात की बात है, लेकिन जो इतने हमारे क्षेत्र से जनप्रतिनिधिगण आए हैं उनसे भी आग्रह होगा कि आप इसका प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे एमटीसी में आए। उनका मुफ्त इलाज होता है, मुफ्त दवा मिलती है और मां के लिए होता है 120 रुपये पर डे खाने के लिए मिलता है। लेकिन इन्हीं परेशानियों के चलते वे बच्चे अगर आते भी हैं तो 4-5 दिन रहते हैं और फिर जो है सो मान लेके चली जाती है कि हम नहीं रह, जबकि प्रावधान है कि कम से कम 15 दिन बच्चा रहेगा। इसका वेट हम लोग डेली मेजर करते हैं और कम से कम जो है सो वेट उसका एज के हिसाब से आ गया तब जो है सो छोड़ना है, फिर फॉलो अप करना है। तो ये मुख्य 2 योजनाएं हैं जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित हैं और सभी से आग्रह है कि इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद। हेलो, आप मुखियागणों से एक बात शेयर करना चाह रहा हूं कि अभी आप लोग जो भी योजनाओं के बारे में सुन रहे हैं वो बिल्कुल विशेष योजनाएं हैं जो झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत विचाराधीन है, जिस पर आयोग के द्वारा नजरें रखी जाती हैं। इसी संदर्भ में आप लोगों को कहीं ये दिमाग में न आए कि और सब भी तो योजना हम लोग कर रहे हैं सर, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तो इसका सच्चाई यही है कि आज हम लोग अध्यक्ष महोदय के अंतर्गत उन्हीं योजनाओं के बारे में जानकारियां दे रहे हैं, आप लोगों से भी लेंगे जो हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के अंतर्गत विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है और जगह जगह हमारे अध्यक्ष महोदय जा रहे हैं, सभी मुखिया गणों से मिल रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं। ये बहुत बड़े भाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है कि
के अध्यक्ष महोदय आए हैं और आप लोगों से लगातार बात कर रहे हैं। अब हम बुलाना चाहेंगे जिला शिक्षा अधीक्षक श्री दीपक जी को, जो आप लोगों को शिक्षा विभाग से जुड़े और खाद्य सामग्री से जुड़े मामलों को ही बताएंगे। धन्यवाद। आज के इस संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राज्य खाद्य आयोग से आए हुए हमारे अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदया, मंच पर विराजमान हमारे अपर समाहर्ता महोदय, सिविल सर्जन महोदय, जिला आपूर्ति पदाधिकारी महोदय एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी महोदया और इस प्रसार में उपस्थित सभी मुखियागण एवं पत्रकार बंधु, सभी को जोहार, हार्दिक अभिनंदन। आज इस प्रसार में हम लोग एक खास लक्ष्य के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोगों को इस बात पर चर्चा करनी है कि समाज का जो बहुत ही नीडी तबका है, जिसको बहुत आवश्यकता है भोजन की, उसे हम भोजन किस माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। इस कार्यक्रम में हेल्थ डिपार्टमेंट, आपूर्ति विभाग, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग संयुक्त रूप से काम कर रही है अलग अलग माध्यम से। तो अन्य डिपार्टमेंट के बारे में बहुत आप लोग सुन लिए, जान लिए। अब हम शिक्षा विभाग के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हमारा शिक्षा विभाग किस माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा करती है। तो आप लोग जानते होंगे, या आप लोगों के नजर में होगा कि आप लोगों के पंचायत में अलग अलग विद्यालय संचालित होंगे। कोई प्राइमरी स्कूल होंगे, कोई मिडिल स्कूल होंगे, कोई हाई स्कूल होंगे। तो जहां पहली से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित होती हैं, वहां झारखंड सरकार के सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन एक योजना है, उसको संचालित की जाती है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग सब जानते होंगे इसके बारे में। पिछली बार हमारी ट्रेनिंग हुई थी आप लोगों के साथ में, मुखियागणों का हम एक ट्रेनिंग करवाए थे, उसमें विस्तृत रूप से बताए थे कि आपके रोल एंड फंक्शंस क्या है हमारे विद्यालयों को लेकर के। आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं मध्याह्न भोजन योजना को लेकर के। सप्ताह में जितने भी दिन विद्यालय खुले रहते हैं, सभी बच्चों को दोपहर में गर्म भोजन हम लोगों के द्वारा दिया जाता है, पौष्टिक युक्त खाना दिया जाता है। साथ ही साथ सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाता है, ये सोमवार और शुक्रवार को। अगर कोई बच्चा अंडा नहीं खाते हैं, वो शाकाहारी हैं, तो उनके लिए मौसमी फल की व्यवस्था की जाती है। वर्तमान में जो हमारे शिक्षक हैं, उनको इस योजना से थोड़ी सी दूर रखा गया है कि वो सीधे इसमें संलग्न नहीं रहेंगे, वो सिर्फ इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, खाता का बढ़िया से संचालन करेंगे और उसका रख रखाव करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। इस योजना को चलाने के लिए हमारे सरकारी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, जिसमें 12 सदस्य होते हैं और वो सदस्य में एक अध्यक्ष होते हैं, एक संयोजिका होती है और माता समिति अलग से बनी हुई है, जिसमें रसोइया होती हैं। सभी आपके गांव के हैं और आपके द्वारा चुने हुए हैं। ये विभाग के द्वारा नहीं तय किया जाता है कि कौन अध्यक्ष बनेंगे, कौन उपाध्यक्ष बनेंगे और कोई संयोजक बनेंगे। ये आपके गांव के लोग ही चुनते हैं और उन्हीं को हम जिम्मेवारी दे देते हैं, पैसा दे देते हैं छात्र के हिसाब से। उनको ही प्रत्येक दिन का मेन्यू के अनुसार खाना बनाने की जिम्मेवारी होती है। आप सभी मुखिया गण से मेरा अनुरोध होगा कि आप जब भी जाते हैं उस क्षेत्र में एक बार विद्यालय का भ्रमण अवश्य करें। 4 विद्यालय 5 विद्यालय आपके अंतर्गत होंगे, तो जब तक आप विद्यालय नहीं जाएंगे, इन योजनाओं का सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं हो पाएगी। आप विद्यालय जाते हैं तो देखें, हमारा मेन्यू जो होता है प्रत्येक दिन का, वो दीवार में हमारा लिखा होता है हर विद्यालय में कि आज सोमवार है तो सोमवार को क्या बनना है, मंगलवार है तो मंगलवार को क्या बनेगा। ये हमारे विद्यालय में लिखा होता है। उस अनुरूप से आप मॉनिटरिंग करें कि आज के दिन अगर आप विद्यालय गए हैं तो वो बना है कि नहीं बना है।
वो आप अगर नहीं बना है तो आपके अध्यक्ष आपके गांव के हैं, उनको जरूर इस चीज को अवगत कराएं कि आपका मेन्यू ये कहता है, आपने ये बनाया है। आपके कहने पर भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो इसकी एक रिपोर्ट हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को ब्लॉक लेवल पे कर दें या हमें जिला में कर दें, हम उन पर अवश्य कार्रवाई करेंगे। और अब जाते हैं तो कभी कभार आप खाना भी खा लें उससे, तो आपको जरूर पता चल जाएगा कि वाकई में इसकी गुणवत्ता क्या है। हमारे शिक्षक उसको चखते हैं, प्रत्येक दिन चखना है पहले उनको, रसोइया को और टीचर्स को। खाना बनने से के बाद सबसे पहले चखेंगे, एक चखना पंजी भी होती है, उसमें वो लिखते हैं कि खाना की गुणवत्ता कैसी है। उसके बाद ही बच्चों को परोसा जाता है, क्योंकि कई बार शिकायतें आई हुई हैं पूर्व में कि खाना में छिपकली गिर जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो फिर जब बच्चों को सर्व हो जाता है खाना तो उनके हेल्थ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नहीं, पहले उसको टीचर्स या संयोजिका या रसोइया जो है उनको टेस्ट करेंगी, उसको चखना पंजी में उन लोग एंट्री करेंगे कि आज के दिन में क्या खाना बना था और उसकी गुणवत्ता क्या थी, उसके बाद ही बच्चों को दिया जाएगा। खाना का समय हमारा है 1 बजे से 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है कि 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में ही बच्चों को खाना दिया जाएगा, ना उससे पहले ना उसके बाद में। इसी उन लोग अपना व्यवस्था करेंगे कि 1 बजे खाना मिल जाए, 1 से 1:30 के बीच में खाना खिला करके फिर से बच्चों को बैठाना है पढ़ने के लिए, वो 3 बजे के बाद ही बच्चे जाएंगे। अगर कोई स्कूल खाना खिला कर छोड़ दे रहे हैं तो इसको आप लोग जरूर नोटिस करें कि कभी भी 3 बजे से पहले बच्चों को नहीं छोड़ना है, ना शिक्षक स्कूल छोड़ सकते हैं। तो पुनः आप लोगों से अनुरोध है कि विद्यालय अवश्य जाएं और मध्याह्न भोजन योजना के साथ साथ में अन्य तरह की भी जो योजनाएं हम लोग बच्चों को लाभ दे रहे हैं या शिक्षकों की कार्यशैली पर जो हम लोग को नियंत्रण करना है, जब तक आप विद्यालय नहीं जाएंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। अब जो प्रक्रिया चल रही थी, विभिन्न अफसरों ने आपको विभिन्न तरह की जानकारियां दी, जो सभी कहीं न कहीं खाद्य सामग्री से जुड़ी थी, पोषण से जुड़ा हुआ था। यही मुख्य विषय बिंदु है खाद्य आयोग का। अब जैसा कि हम जानते हैं, आप सब मुखियागण हैं, पहले तो आप सबों का अभिनंदन है। आप लोग इतनी संख्या में, कुछ कमी रह गई है, पता नहीं क्यों नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी जो उपस्थिति है ठीक है। अब मैं आता हूं कि जीवन की 3 आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और आवास। दूसरे शब्दों में कहे तो रोटी, कपड़ा और मकान। और ये रोटी, भोजन की व्यवस्था खाद्य आयोग सुनिश्चित करती है, पहली आवश्यकता। दूसरी बात है कि मैं यहाँ का अपर संभालता हूँ आप लोगों का। इसके अलावे आप लोगों को शायद पता है, मैं डीजीआरओ पोस्ट को भी होल्ड करता हूँ, जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी। वैसे तो मैं जिला के लगभग सभी शिकायतों को सुनता हूँ, परंतु खाद्य आयोग की ओर से मुझे निर्देश प्राप्त है कि मैं खाद्य सामग्री, पीडीएस डीलर, विभिन्न तरह की योजनाएं जो आपके सामने अभी रखी गई, उन सभी में यदि कोई शिकायत है तो वो मेरे तक पहुंचे। मेरे तक पहुंचने का माध्यम एक तो है कि आप चाहे तो प्रत्यक्ष भी आकर हमसे मिल सकते हैं, हमारे ऑफिस में स्टाफ हैं, वो आपको ऑनलाइन कर देंगे आपकी शिकायत को, और उसका सुनवाई करने के बाद मेरे द्वारा एक समुचित निर्णय दिया जाता है। दूसरा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपनी शिकायतों को रख सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से जो शिकायत रख सकते हैं उसका नंबर भी हम आप लोगों को बतलाना चाहेंगे
एक नंबर है 8969583111। हाँ? 8969583111। आप लोग लेकिन शिकायत करना और शिकायत का निष्पादन यानी निर्णय करवाना ये एक कला है और इसमें एक ईमानदारी तत्व भी जुड़ा हुआ है। शिकायत हम कैसी बातों का करें, पहले शिकायतकर्ता को यह समझना होगा कि इसका क्षेत्र क्या है, कितना दूर तक है, क्या हमें चाहिए था और क्या नहीं मिला। जब तक आप ये नहीं जानिएगा कि आपको क्या चाहिए था और क्या नहीं मिला, क्या चाहिए था आपका अधिकार है और क्या नहीं मिला ये देखना आपका कर्तव्य है। तो इस तराजू से तौलकर आप अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं और इन शिकायतों का निवारण किया जाता है। दूसरी बात, सर को हम अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे जिला में अब तक 144 शिकायतें प्राप्त हुई थी इस तरह की, जिसमें से 133 शिकायतों का निष्पादन कर दिया गया है। निष्पादन तो 144 का कर दिया गया है सर, लेकिन 137 का पूर्ण रूपेण हो गया है। 7 जो शिकायतें हैं मैंने परसों दिन निष्पादन करके डाला था, लेकिन पुनः ये पोर्टल पर दिख रहा है, तो मैं इसका अवलोकन कर लूंगा, इसका निष्पादन हो जाएगा। अब एक आखिरी बात है, सर से बात हुई, सर के बातों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। जो सर्किट हाउस में सर ने बतलाया कि ये सब तो हमारी ड्यूटी का अंग है, हम लोग ड्यूटी करते हैं, सरकारी सेवक हैं, किसी न किसी पद से जुड़े हुए हैं तो काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम एक इंसान हैं और हमारी कुछ भावनाएं हैं। तो हम लोगों को जो काम करना है, चूंकि हम लोग राशन डील करते हैं, खाद्य सामग्री की बात कर रहे हैं, अभी केवल एक ही वस्तु खाद्य सामग्री, तो हम लोग उसमें एक सहानुभूति पूर्वक रवैया रखें। रवैया तो गलत, सहानुभूति पूर्वक दृष्टि रखें और उसी दृष्टि के तहत शिकायतों का निवारण करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा और ये आखिरी बात है कि हमारे राज्य में झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष का गठन किया गया है। ये कोष क्या है, आप लोगों को कितने को पता है? जरा सा आप हाथ उठाते तो सर को कुछ आइडिया मिलता। सर ने आज ऐसा क्वेरी किया है, झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष कितने को पता है? नहीं सुने होंगे नाम, लेकिन तथ्य से अवगत होंगे आप लोग, मेरी ऐसी सोच है। यह आकस्मिक खाद्यान्न ऐसा है जिसे आप एनएफएसए के तहत जो लाभुक नहीं है, इस एक्ट के तहत जो लाभुक नहीं है और जो अपने जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों को 10 किलो अनाज दिया जाना है। और इसके लिए हमारे जिले में, प्रत्येक जिले में, हमारे जिले में नहीं, प्रत्येक जिले में राशि सुनिश्चित की गई है। हर एक पंचायत में और हर एक नगर निकाय के वार्ड में ये राशि है और इस राशि का आप समुचित प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके नजर में कोई भूखमरी से त्रस्त होने की स्थिति में हो या कोई बहुत नीडी हो जो कि अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पा रहा हो, मुख्य वस्तु है जो अपना जीविकोपार्जन नहीं कर रहा हो, वैसे लोगों को आप सहानुभूति पूर्वक लाभ ये दे सकते हैं। दूसरी बात, मुखियागण है, ये होता है इसमें कि सर 10,000 जो गया था वो तो समाप्त हो गया है, अब हमारे पास राशि नहीं है और उसी बीच यदि कोई भूखमरी से त्रस्त हो गया हो तो कहीं उसे जान न गंवाना पड़े, इसलिए आप लोगों को ये भी हम बतलाना चाहेंगे कि प्रत्येक जिले में 5 लाख रुपया उपायुक्त महोदय के लिए इसमें सुरक्षित रखा गया है। इसलिए आप लोग के हमारे मुखियागण हैं
आप लोगों के क्षेत्र में भूखमरी से त्रस्त किसी भी ऐसे व्यक्ति की शिकायत न आए, इसलिए आप लोग इस दिशा में प्रयास करें और दिल लगाकर करें। आप लोग मुखिया हैं, आपको हर एक परिवार का थोड़ा बहुत इतिहास पता है, तो आप देखें कि कहीं किसी गरीब की ऐसे में मौत न हो, जो आपके लिए भी शर्मनाक हो, हमारे लिए भी शर्मनाक हो और पूरे सरकार के लिए शर्मनाक हो। धन्यवाद। हेलो, अब झारखंड राज्य खाद्य आयोग से आई हुई माननीय सदस्य श्री शबनम मैडम से मैंने अनुरोध करूंगा कि वो अपना 2 शब्द आप लोगों के समक्ष रखें। मुखियाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर, जामताड़ा जिला के तमाम पदाधिकारी, कर्मचारी, मुखियागण एवं प्रेस के साथियों, मुझे लगता है कि अभी तक आप लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मतलब सिर्फ ये समझते होंगे कि इसमें सिर्फ पीडीएस से जो खाद्यान्न मिलता है वही आता है, लेकिन आज अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो योजनाएं जिस विभाग से चलाया जा रहा है, वे अपने अपने जिला की जानकारी विस्तार पूर्वक दे। जिस क्रम में डीएसओ साहब ने पीडीएस से संबंधित योजनाएं, जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने शिक्षा विभाग में जो 8 क्लास तक के स्कूल में चलाया जा रहा है मिड डे मील, उससे संबंधित जानकारी डीएसडब्ल्यूओ मैडम जो आंगनबाड़ी में 2 योजनाएं खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चलाया जा रहा है उसकी जानकारी, और सिविल सर्जन सर के तरफ से जो 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी अपने अपने विभाग का उन्होंने आप लोगों को बताया। गड़बड़ियां कहां पर होती है मैं इस पे जाना चाहती हूं, क्योंकि अक्सर आयोग में ये शिकायत आता है कि मुझे सही मात्रा में खाद्यान्न नहीं मिला या बीच बीच में कई महीनों का राशन नहीं मिला। तो जो ई-पास मशीन से जो डीलर के द्वारा जो ट्रांजैक्शन किया जाता है उसकी पर्ची लाभुकों को नहीं दी जाती है। बहुत से डीलर जो ई-पास मशीन होता है उसमें पेपर रोल ही नहीं लगाते हैं ताकि पर्ची ना निकले, और कुछ डीलर जहां से पर्ची निकलती है उस पॉइंट पर कागज को तोड़ मरोड़ कर ऐसा फंसा देते हैं कि पर्ची निकले ही नहीं। क्योंकि अगर पर्ची निकलेगी तो लाभुक को यह जानकारी मिल जाएगी कि उन्हें जो खाद्यान्न मिला है, जो पर्ची में अंकित है उतना ही मिला है या उसे कम मिला है। तो बार बार खाद्य आयोग ये निर्देश देता है कि डीलर लाभुक को पर्ची अवश्य दे, और लाभुकों से भी ये आग्रह करता है कि आप लोग पर्ची का डिमांड जरूर करें, क्योंकि जब तक आप लोगों को पर्ची नहीं मिलेगी आप लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाएगा कि आप लोगों को जो मिलना है राशन जितनी मात्रा में उतनी मात्रा में मिल रही है कि नहीं। अभी डीएसओ साहब ने कहा कि 3-4 तरह के कार्ड हमारे राज्य में चलाए जा रहे हैं, जिसमें AAY जिसे पीला कलर का कार्ड होता है उसे प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिलना है। तो जो पीला कार्डधारी है उन्हें यह देखना होगा कि हमें 35 केजी अनाज मिला कि नहीं। जो गुलाबी कार्ड जिन्हें PHH कार्ड कहा जाता है उसे प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज मिलना है, तो हमें प्रति किलो 5 किलो अनाज मिला या नहीं प्रति व्यक्ति।
और एक डाकिया योजना चलाया जा रहा है जो विशिष्ट जनजातियों के लिए होता है, और जो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं वो डीलर के भूमिका में होते हैं और उनको 35 किलो अनाज सील बंद बैग में उनके घर तक पहुंचाना है। केंद्र सरकार के द्वारा कुछ लक्ष्य दिया गया है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको एनएफएसए के तहत राशन कार्ड नहीं बन पाया है, तो राज्य सरकार अपनी निधि से हरा राशन कार्ड निर्गत कर रही है, जो पीएचएच कार्ड की तरह ही प्रति व्यक्ति 5 केजी अनाज मिलना है। और जैसे ही एनएफएसए में वैकेंसी होती है वो पीएचएच या एवाई में हरा कार्ड तब्दील हो जाता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप लोग अपने पंचायत के एक एक व्यक्ति को पहचानते हैं, जानते हैं कि कौन व्यक्ति का क्या पोजीशन है, कौन उसके हकदार है और कौन नहीं है। क्योंकि आप लोगों के पंचायत में भी होगा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए, उस कैटेगरी में नहीं आते हैं, फिर भी वो किसी तरह अपना राशन कार्ड बनाए हैं और उसका लाभ ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो सही में उसके हकदार हैं उन तक नहीं उसका लाभ मिल पाता है। तो आप लोग चूंकि एक एक व्यक्ति को जानते हैं अपने पंचायत को, तो आप लोग एक लिस्ट बनाइए कि कौन व्यक्ति इसके हकदार हैं, कौन व्यक्ति नहीं है, क्योंकि सारा कैटेगरी आप लोगों को अभी विस्तार पूर्वक डीएसओ साहब ने बताया है। और आप लोगों को ये डर होगा कि अगर हम अपने पंचायत के लोगों का लिस्ट बना देंगे तो कल होकर हमको वोट नहीं देगा। तो आप लोग ये दिमाग में रखिए कि आपको जो वोट दिया है या नहीं दिया है, अब आप जीते हुए मुखिया हैं, आपके नजर में सारे पंचायत के लोग एक नजर में होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे पंचायत के मुखिया हैं। आप किसी देश से किसी बदला की भावना से उसका नाम लिस्ट में मत दीजिए कि ठीक है तुम हमको वोट नहीं दिया ना, रुको हम तुम्हारा नाम कटवा देते हैं। ऐसी सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो सही है, जिसको सही में होना चाहिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आप अपने ब्लॉक के पदाधिकारी को, आप अपने जिला के पदाधिकारी को वैसे लोगों का नाम जरूर दीजिए, ताकि उनका नाम डिलीट होने के बाद वैकेंसी होगी और वैकेंसी होने के बाद एनएफएसए में जो सही लाभुक है उनको उनका लाभ मिल पाएगा। अभी डीएसडब्ल्यू मैडम भी अपने जो 2 योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताई है कि हर गर्भवती और धात्री महिला को जो पोषाहार मिलता है आंगनबाड़ी से, और शिशु के जन्म से 6 महीना तक और 6 से 6 साल तक के बच्चों को वहां पोषाहार मिलता है। और जो प्रथम बार गर्भवती होती है उसे 3 किस्तों में 5,000 रुपये दिया जाता है। पहले किस्त में 1,000, दूसरे किस्त में 2,000 और तीसरे किस्त में 2,000। और सिविल सर्जन सर ने भी बताया कि जो संस्थागत प्रसव महिलाएं कराती है उन्हें अलग से 1,000 रुपया मिलता है। तो मैं आप लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने को बहुत सारे पुण्य कमाने के लिए बहुत अच्छे काम करते होंगे, तो ये सबसे नेक काम है कि आप किसी भूखे को खाना दिलवाइए, किसी जरूरतमंद को उसका हक दिलवाइए। इतना ही कहकर मैं अपने बातों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। हेलो, अब माननीय अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर से मेरा अनुरोध रहेगा कि सर अपने आशीर्वचन हमारे मुखियागणों को दिए। धन्यवाद। सबको जोहार। आप लोग
आज यहाँ क्यों आए हैं, आप मुखियागण को पता है? आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है? पता है आप लोगों को? क्या कह के बुलाया गया है? जो आप लोगों को वीडियो ने कहा कि आज चलना है जिला मुख्यालय, तो किस लिए चलना है, क्या बताया गया आप लोगों को? बताइए, कोई मुखिया बताएं कि क्या कहा गया, क्या है, क्यों आना है? बताइए, इतने मुखिया हैं, कोई बताइए। कॉर्डलेस माइक है तो किसी को दीजिए। हम लोग को चिट्ठी दिया गया था। चिट्ठी में क्या लिखा गया? यही लिखा गया था कि आपका जो है झारखंड राज्य का खाद्य आयोग का जो अध्यक्ष महोदय आ रहे हैं और सदस्य लोग आ रहे हैं, और खाद्यान्न से संबंधित जो है वहां पर चर्चा होगी, यही चिट्ठी में लिखा हुआ था सर। अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए, मैंने ये सवाल आप लोगों से इसलिए पूछा कि आप लोगों में और अधिकारियों में जागरूकता कितनी है, और जो आयोग की पहल है या आयोग का उद्देश्य है उसके प्रति कितने आप लोग प्रतिबद्ध हैं और कितने जागरूक हैं। मैं जब से कार्यक्रम शुरू हुआ तब से मैं सभी अधिकारियों का संबोधन सुन रहा था, और संबोधन कम सुन रहा था, हमारे माननीय मुखियागणों की प्रतिक्रिया ज्यादा देख रहा था और समझ रहा था और उसका एहसास कर रहा था। मैं बड़े खेद के साथ ये कह रहा हूं कि वो रिएक्शन जब मैं देख रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि इस जिले में मुखिया लोगों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधिकार से अब तक अवगत नहीं कराया गया है। उन्हें ये मालूम नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं और उनके पंचायत के लोगों के अधिकारों की वो रक्षा कैसे करें। अगर ऐसा था तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज के कार्यक्रम का मकसद ही ये है कि आपको ये अवगत कराया जाए कि आपका अधिकार क्या है और आपके कर्तव्य क्या हैं, और आप कैसे खाद्य आयोग की पहल को कारगर तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। सभी मुखिया से मेरा आग्रह है कि आप, जैसा हमारे सदस्य ने कहा, कि आप लोग किसी भी द्वेष और किसी भी दुर्भावना से ऊपर उठकर अब निर्णय करें, क्योंकि किताबों में, ग्रंथों में भी ये कहा गया है कि पंच परमेश्वर होता है, और आज आधुनिक जमाने के पंच आप ही लोग हैं, मुखिया ही पंच माना जाता है। तो पंच में या मुखिया में परमेश्वर वास करते हैं। परमेश्वर का मतलब होता है ईश्वर हो, अल्लाह हो, ईसा हो, जो भी जिस धर्म के मानने वाले हैं उसके जो पूजने, जिनकी पूजा करते हैं, उनका वास आप में होता है, ये माना गया है। लेकिन आप लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं ये मुझे नहीं मालूम। ऐसा करने की अपेक्षा आप लोगों से है। अब मैं बारी बारी से आप लोगों के हर योजना में आपके अधिकार और आपकी जानकारी पर मैं आता हूं। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं जन वितरण प्रणाली, पीडीएस। पीडीएस की तमाम शिकायतें आती है, आयोग के पास जो शिकायतें आती हैं उसमें 90% शिकायतें जन वितरण प्रणाली से आती हैं, और उन शिकायतों में से 90% शिकायत इस आशय की होती है कि राशन डीलर ने अंगूठा लगवा लिया और बोला कि राशन बाद में ले जाइएगा, और फिर बाद में वो टहलाता रहता है और राशन नहीं देता है। इस तरह की शिकायतें आती हैं। क्या आप मुखिया लोगों को इस तरह की शिकायत मिलती है? लोग ये कहने आते हैं कि देखिए ना, डीलर अंगूठा लगवा लिया लेकिन राशन नहीं दिया। क्या आप लोगों के पास, आपके पंचायत के लोग इस तरह की शिकायत लेकर आते हैं? आप लोगों तक ये बात पहुंचती है डीलरों के खिलाफ कि लोगों ने इस तरह की शिकायतें आप लोगों को की? आती है इस तरह की शिकायत? इस तरह की शिकायत नहीं आती है। चलिए, ये इस तरह की शिकायत नहीं आती है तो इसका ये मतलब आप लोग ये ना निकालें और अधिकारी भी ये मतलब ना निकालें कि ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। शिकायत इसलिए भी हो सकता है नहीं आ रही है कि शिकायतकर्ता को या लाभुक को ये अब तक विश्वास हम नहीं दे पाए कि अगर वो शिकायत करेंगे तो उसका समाधान हो जाएगा।
इसलिए शिकायत न आना ये बहुत सुकून देने वाला विषय हर दम हो ऐसा नहीं है। कई बार ये होता है कि शिकायतें इसलिए नहीं आती हैं कि उसको ये भरोसा नहीं हो पा रहा है कि उसकी शिकायतों का निपटारा हो जाएगा या उसको शिकायत के कारण भविष्य में प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। इस बात के प्रति वो आश्वस्त नहीं होने की वजह से भी शिकायत नहीं करता है। आप लोगों को जैसा एसी साहब ने बताया, डीएसओ ने बताया, आप लोगों को जो आयोग की तरफ से किट दिया गया है उसमें एक कागज होगा जिसमें निगरानी समिति के बारे में बताया गया है। वो कागज मिला, आप लोगों ने पढ़ा? मिला है? ये 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को ये देखिए, उस कागज में आप लोगों को ये बताया गया है, मैं राज्य स्तर जिला स्तर छोड़कर मैं ग्रामीण, चूंकि मुखिया से संवाद है इसलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र से ही शुरुआत करता हूं। ग्रामीण क्षेत्र हेतु पंचायत स्तरीय सतर्कता समिति। सतर्कता समिति क्या है, पहले आप इसको समझिए। सतर्कता को हम निगरानी समिति कहते हैं। निगरानी या सतर्कता का मतलब यह है कि जो भी कार्य किया जा रहा है उसकी निगरानी करना आप लोगों की जिम्मेवारी है। इसलिए इसकी जो निगरानी समिति बनाया गया है उसमें संबंधित पंचायत के मुखिया इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक बात सामान्य तौर पर आयोग को कहा जाता है, कई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या आयोग में मुखिया आते हैं तो ये कहते हैं कि डीलर ये कह रहा है कि नहीं हम तुम्हारा बात नहीं सुनेंगे, तुम मुखिया हो तो क्या हो गया, हमको जैसे मन है राशन बांटेंगे, तुम कौन होते बोलने वाले। इस तरह की बातें आप लोगों के संज्ञान में भी आती होंगी। लेकिन उस डीलर को ये बताइए कि हम सिर्फ मुखिया नहीं हैं, मुखिया होने के नाते हम निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं। इस हैसियत से हमको तुम्हारे राशन वितरण की निगरानी, उसकी जांच पड़ताल करने का अधिकार है। संबंधित पंचायत के मुखिया अथवा नगर क्षेत्र में संबंधित वार्ड के सदस्य द्वारा समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये आप लोगों को कागज दिया गया है। अब आप उसमें ये देखें नीचे कि सतर्कता समितियों के कार्य एवं दायित्व। आपका कार्य क्या है, आपका दायित्व क्या है, ये चूंकि आप लोगों को उपलब्ध कराया जा चुका है, उसमें विस्तार से चीजें लिखी गई हैं। तो जो चीजें लिखी गई हैं, जो आपको उपलब्ध करा दिया गया है, उसको पढ़कर मैं समय नष्ट नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए ये कागज आप लोगों को दिया गया है। इस कागज को आप लोग पढ़िए। जैसा एक विषय है, अभी अधिकारियों के साथ पहली पाली में बैठक के दौरान राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष के बारे में जानकारी ली गई और जैसे मुझे उम्मीद थी, जो मैंने अधिकारियों को भी कहा था कि अन्य जिलों में यह शिकायत आई है कि मुखिया को इस बारे में जानकारी नहीं है, और मेरी शंका सही साबित हुई, आप लोगों को यह जानकारी नहीं थी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रावधान है। महत्वपूर्ण और संवेदनशील मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी सर्किट हाउस में जब जन सुनवाई कर रहा था और अधिकारियों से जब बातचीत हो रही थी, जब रिव्यू कर रहा था, तो उस दौरान कई ऐसी तकनीकी दिक्कतों की भी जानकारी मिली कि कई बार जिले में आवंटन नहीं आता है, कई बार कई तकनीकी दिक्कत आती है, कई बार पत्राचार और नियम के लफड़े में अनाज समय पर नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में खाद्यान्न लोगों तक जब अनाज ही आवंटन ही नहीं आया है तो स्वाभाविक तौर पर लाभुकों को अनाज वितरित नहीं किया जा सकता है। कई बार तकनीकी दिक्कत आती है, लेकिन अधिकतर बार डीलर या अधिकारियों की लापरवाही के चलते भी राशन बंटने में दिक्कत आती है। इस तथ्य को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आकस्मिक खाद्यान्न कोष के बारे में आपको इसलिए जानना जरूरी है कि अगर मान लीजिए कि किसी का, क्योंकि अब देखिए एक महत्वपूर्ण विषय जो अधिकारियों ने नहीं बताया
वो आपको मैं बताता हूं। और ये कार्य कोई भी अधिकारी नहीं कर सकते हैं, वो कितने भी सशक्त हो, कितने भी कार्य निपुण हो, कितने भी कार्य वो प्रतिबद्धता रखते हो, वो कार्य सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। वो कार्य क्या है? वो कार्य ये है कि जैसे समझिए कि केंद्र सरकार हर राज्य को एक नंबर देती है कि इतने संख्या तक का राशन हम आपको देंगे और उतने संख्या तक के राशन कार्ड आप बनवाइए। मान लीजिए कि उदाहरण स्वरूप केंद्र सरकार ने कहा कि 2 लाख लोगों को, झारखंड के 2 लाख लोगों को केंद्र सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी, आप किन्हीं 2 लाख लोगों का राशन कार्ड बनवा दीजिए। 2 लाख लोगों का राशन कार्ड बन गया। चूंकि एक सीमा दी गई है तो 2 लाख से ज्यादा लोगों का राशन कार्ड इसलिए नहीं बन सकता है कि अगर 2 लाख से अधिक लोगों का राशन कार्ड बनेगा तो उसका खाद्यान्न केंद्र उपलब्ध नहीं कराएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो उस 2 लाख से अधिक राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि नहीं, केंद्र ने जो सीमा या संख्या बताई है उससे ज्यादा हमारे यहां लाभुक हैं, उससे ज्यादा ऐसी संख्या है जिनको कि राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो राज्य सरकार ने एक अपनी सीमा निर्धारित की कि हम ऐसे लोगों को जो एनएफएसए में मतलब केंद्रीय योजनाओं से आच्छादित नहीं है, वैसे उनसे बाहर रह रहे लोगों को हम ग्रीन कार्ड देंगे। मतलब उनको खाद्यान्न राज्य सरकार अपने स्तर से देगी। तो राज्य सरकार ने भी अपनी एक संख्या निर्धारित की कि 2 लाख केंद्र दे रहा है, तो अगला 50,000 ग्रीन कार्ड बनेगा, उसको राज्य सरकार खाद्यान्न देगी। मतलब एक उदाहरण के तौर पर 2 लाख केंद्र का, 50,000 राज्य का, 2.5 लाख लोगों को खाद्यान्न मिलना है। अब उस 2.5 लाख के बाहर भी ऐसे योग्य लाभुक हैं जिनको अनाज दिया जाना चाहिए, जो पात्रता है राशन कार्ड पाने की, उनमें वो पात्रता है, लेकिन वो राशन कार्ड क्यों नहीं बनवा पा रहे हैं? क्योंकि वैकेंसी नहीं है। 2 लाख केंद्र की थी, 50,000 राज्य सरकार की थी, तो 2.5 लाख वैकेंसी थी, 2.5 लाख राशन कार्ड बन गया। अब उसके बाहर के लाभुक को तो चाहकर भी नहीं जोड़ा जा सकता है। ये बात समझ गए आ गए आप लोग? अब आपकी जिम्मेवारी कहां शुरू होती है? जो मैंने पहले कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। अब संख्या बढ़ा नहीं सकते हैं हम, क्योंकि एक संख्या निर्धारित कर दी गई है। अब इस समस्या में हम समाधान कैसे निकालें? समाधान ऐसे निकलेगा कि आपके भी पंचायत में, मैं भी किसी पंचायत से आता हूं, मैं भी ग्रामीण परिवेश से निकलकर यहां पहुंचा हूं, मुझे भी ग्रामीण परिवेश की जानकारी है। जो मैं देख रहा हूं वो आपके पंचायत में नहीं होगा, ये बात मेरे गले नहीं उतर सकती है। आपके पंचायत में भी कई बड़ी संख्या में लोग ऐसे होंगे जो राशन कार्ड पाने के पात्र नहीं हैं, लेकिन वो उनके पास राशन कार्ड है। आप लोग सर हिलाकर हमारी बात से सहमति जता रहे हैं, इस बात से मुझे थोड़ा सा संतोष मिल रहा है, लेकिन सिर्फ सर हिलाने से काम नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप लोगों को ये समझे बगैर कि आपको, जैसा मैडम ने कहा कि कितने वोट का नुकसान होगा, आप ये देखें कि कितने गरीबों का भला होगा। अगर हम सब सिर्फ अपने भले की सोचते रहें तो क्या हम समाज के काम आ पाएंगे? क्या हम समाज का भला कर पाएंगे? हमको कहीं ना कहीं तो एक सीमा निर्धारित करनी होगी कि आखिर हम को समाज ने इतना कुछ दिया, राज्य ने इतना कुछ दिया, देश ने इतना कुछ दिया, संविधान ने इतना कुछ दिया, लेकिन हमने क्या दिया? आप लोग ये समझिए। और इसके लिए बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए स्कूल कॉलेज देखने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सिर्फ अपने आप को पढ़ने की आवश्यकता है, अपनी आत्मा को पढ़ने की आवश्यकता है, अपनी संवेदनाओं को पढ़ने की आवश्यकता है। आप अपनी संवेदनाएं, अपनी आत्मा, अपनी अंतरात्मा से संवाद कर लें, आपको रास्ता खुद ब खुद दिख जाएगा।
इसलिए मैंने ये कहा कि आप लोग जो अयोग्य व्यक्ति हैं उसको चिन्हित कीजिए। चिन्हित करने के बाद इस बात की जानकारी प्रखंड, चूंकि आपका वास्ता प्रखंड स्तर के अधिकारियों से होता है, आप प्रखंड स्तर के अधिकारियों को ये बताइए कि ये अमुक लोग हैं और उनको प्यार से भी समझाइए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए लड़ने की आवश्यकता है या इसके लिए कोई ऐसा काम करने की आवश्यकता है जो गैर कानूनी हो। कोई भी जो हो सकता है कि आपके प्यार से बात मान जाए। आप ये कहें कि देखिए आप संपन्न हैं, आपको खाद्यान्न का संकट नहीं है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, आप अगर छोड़ देंगे तो ऐसे कुछ लोगों का राशन कार्ड बन जाएगा जिनको वाकई खाद्यान्न का संकट है। हो सकता है आपके आग्रह को स्वीकार कर लें, लेकिन आग्रह करके तो देखें। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि अगर वाकई योग्य लोगों को जो अभी संख्या की सीमा होने के कारण राशन कार्ड नहीं बना पाए हैं या राशन कार्ड जिनका नहीं बन पाया है, अगर वाकई आप चाहते हैं कि उनका नाम जुड़े, तो संख्या अचानक नहीं बढ़ सकती है, लेकिन अगर अयोग्य लोगों का नाम हटेगा तो स्वाभाविक योग्य लोगों का नाम जुड़ेगा। और ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि अधिकारी ये नहीं जानते हैं कि आपके पंचायत में, अधिकारी से मैं ये अपेक्षा करता भी नहीं हूं कि वो पंचायत के एक एक व्यक्ति की निगरानी करें, पड़ताल करें, या देखें कि कौन योग्य है, कौन योग्य नहीं है, किसने गड़बड़ी करके राशन कार्ड बनाया है। ये चूंकि आप अपने पंचायत के लगभग एक एक व्यक्ति की जानकारी रखते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। इसलिए मैंने पहले कहा कि ये काम कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता है, जो काम आप कर सकते हैं। और आप ये काम करेंगे तो जो योग्य लोग अभी राशन कार्ड प्राप्त करने से वंचित हैं या राशन कार्ड में उनका नाम नहीं जुड़ पाया है, तो ऐसे लोग जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज, एक महत्वपूर्ण बात, योजनाओं से हटकर मैंने सर्किट हाउस में भी ये बात कही, अधिकारियों के लिए भी जो बात कही वही बात आप लोगों को भी कह रहा हूं, जिस बात का उल्लेख एसी साहब ने किया। देखिए, आप लोग जीते हैं, जीत कर आए हैं, जनप्रतिनिधि हैं। प्रोटोकॉल में अधिकारियों से ऊंचा स्थान जनप्रतिनिधियों का होता है, वो चाहे किसी भी स्तर के जनप्रतिनिधि हों। तो आप भले ये मंच पे बैठे हों, लेकिन आप इनसे ज्यादा ऊंचे हैं, आपका सम्मान ज्यादा बड़ा है। इसलिए सम्मान बड़ा है तो आपकी जिम्मेवारी भी बड़ी है। तो आपको ये जिम्मेवारी समझनी होगी कि आपको अपने समाज में रहना है। ये बात आप गौर से सुनिएगा और ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। मैं आज अध्यक्ष हूं, 4 साल के बाद अध्यक्ष नहीं रहूंगा। अधिकारी आज इस जिले में स्थापित हैं, अधिकारी कल स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन आप इसी समाज में हैं, इसी समाज में रहेंगे। समाज अच्छा होगा तो आप समृद्ध होंगे, समाज बुरा होगा तो असर आप पर ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी पर भी पड़ेगा। इसलिए समाज को बचाए रखना, बनाए रखना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आपको इसी समाज में रहना है। आयोग के अध्यक्ष आज हैं, कल दूसरे आएंगे। अधिकारी आज यहां हैं, कल दूसरे जिले में जाएंगे, लेकिन आपका जन्मों जन्मों का रिश्ता इस समाज से है। इसलिए इस समाज में भुखमरी ना हो, पौष्टिकता की कमी ना हो, बच्चे कुपोषित ना हो, माताओं को पौष्टिक आहार मिले, बच्चों को सही इलाज मिले, बच्चों को महीनों के अनुसार भोजन मिले। ये सुनिश्चित करना सिर्फ आपकी आधिकारिक जिम्मेवारी नहीं है, आपकी सामाजिक जिम्मेवारी है। मैं जिन जिलों में जाता हूं, मैं बराबर ये कहता हूं कि 2 शब्द है, एक है आह, एक है वाह। गरीब के दिल से निकली हुई आह आपको कितना कष्ट और पीड़ा देगी, इसका एहसास आपको नहीं है। और ये आह सुनाई नहीं देती है, गरीब की आत्मा से निकलती है। वो सुनाई न दे, लेकिन वो असर बहुत कारगर करती है। इसी तरीके से गरीब के अंतरात्मा से जब शब्द निकलता है वाह, वह भी सुनाई नहीं देता है, लेकिन वो लाभ बहुत पहुंचाता है।
गरीबों के दिल से वह निकाल कर देखिए, आपको कितना सुकून मिलेगा, आपको कितनी समृद्धि मिलेगी, आपका समाज कितना उन्नत होगा। ये आप एक बार मेरे आग्रह पर आजमा कर देखिए। आप मुखिया बने हैं, आपके पास तमाम विकास के फंड आएंगे, विकास की योजनाओं के फंड आएंगे, आपको तमाम काम करना है। ठीक है, वो आपके विवेक पर है, आपको क्या काम करना है, कितना काम करना है, कहां सड़क बनानी है, कहां नाली बनानी है, वो आप अपने रणनीतिक दृष्टिकोण से कि कहां वोट मिलेगा, कहां वोट नहीं मिलेगा, वो सब कीजिए। वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करूंगा। लेकिन आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित जितनी योजनाएं हैं उसको आप ये समझिए कि और योजनाएं आप अपने कर्म के लिए कर रहे हैं और एनएफएससी की योजनाएं की निगरानी या अनुपालन आप अपने धर्म के कारण कर रहे हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन कराना आपका धर्म है, ये आपका कर्म नहीं है। जैसे मैंने अधिकारियों को भी कहा, एसी साहब ने जिस बात का जिक्र किया कि प्रशासनिक जिम्मेवारी एक जगह है, लेकिन इसको आप ये मानिए कि आपकी सामाजिक जिम्मेवारी है। और हर आदमी में संवेदनाएं होती हैं और संवेदना ये बताती है कि हमारे लिए और समाज के हित के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या करना जरूरी है। दूसरी बात, जैसे डीएससी साहब ने कहा और जिस तरीके से फीडबैक आ रहा है, तो मैं अब भी डीएससी साहब की बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। हो सकता है ये मुझ में कमी हो कि मैं भरोसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस तरह की शिकायतें आ रही हैं, जिस रफ्तार से शिकायतें आती हैं, वो रफ्तार ही हमको हमारे इस भरोसे को कायम नहीं होने दे रहा है। कि इनका कहना है कि जिले के सभी स्कूलों में मेनू बोर्ड डिस्प्ले कर दिया गया है, लिख दिया गया है और हर स्कूल में मेनू के हिसाब से भोजन मिलता है। अगर मिलता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत होने में ज्यादा खुशी मिलेगी, लेकिन मैं अगर गलत नहीं हूं तो ये निगरानी करना आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आप ये देखें कि हर स्कूल में मेनू राज्य सरकार क्या कर सकती है। राज्य सरकार योजना बना सकती है, राज्य सरकार बजट प्रावधान कर सकती है, लेकिन वो योजनाएं जमीन पर उतर रही है या नहीं उतर रही है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय एक एक योजनाओं की धरातल पर निगरानी नहीं कर सकते हैं, पड़ताल नहीं कर सकते हैं। ये कौन करेगा? ये आप समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी आप हैं। ये जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक योजनाएं बनाने का लाभ नहीं होगा। आप ये देखें कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है, सरकार के जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार उनको उस दिन वो भोजन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको जो किट दिया गया है, या एसी साहब ने भी जो नंबर लिखाया, पहले आप जिले में शिकायत करें, जिले में शिकायत का निवारण नहीं होता है या संतोषजनक नहीं होता है तो आप खाद्य आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। इसलिए आयोग ने व्हाट्सएप नंबर शुरू किया है कि आपको रांची आने की जरूरत न पड़े, आपको चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़े, बस सिर्फ आप व्हाट्सएप कर दें, बाद बाकी आयोग की जिम्मेवारी है। आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में मिले प्रावधानों का अतिक्रमण किसी स्तर पर किसी स्तर का अधिकारी न कर पाए, लेकिन पहल आपको करनी होगी। हम बार बार कहते हैं कि आयोग ने इसलिए एक टैगलाइन बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। जब तक आप अधिकार जानेंगे नहीं, जैसे आप लोग ये नहीं जानते थे कि निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष आप हैं, आप ये जाने तो अब आप वीडियो को ये कहेंगे कि भैया हमको बताइए कि अध्यक्ष की जिम्मेवारी क्या है। उसी तरीके से आपके पंचायत के लाभुक ये नहीं जानते हैं कि आंगनबाड़ी में उसको क्या पोषण आहार मिलना है, स्कूलों में किस पौष्टिकता का भोजन मिलना है, किस किस दिन क्या मिलना है, ये नहीं जानते हैं। तो नहीं जानेंगे तो नहीं मांगेंगे, जानेंगे तभी मांगेंगे। इसलिए मैंने अधिकारियों से भी आग्रह किया है, वो आग्रह आप लोगों से भी कर रहा हूं। अगर आप लोग वाकई ये चाहते हैं कि आपका समाज समृद्ध हो, कुपोषण से मुक्त हो, बच्चों को उनका अधिकार मिले, तो आप लोगों के पास भी अपना फंड है। आप लोग कल से ही अगर इस मुहिम में लग जाएं कि आप अपने पंचायत में दीवार लेखन, होर्डिंग,
बैनर, पोस्टर के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जितने भी प्रावधान हैं, जितने भी अधिकार हैं, इस चीज को प्रचारित प्रसारित करें ताकि लोग जागरूक हों। जागरूक जैसे हो जाएंगे वैसे आपकी भी आधी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग अपना अधिकार लेना जानते हैं। सिर्फ उनको अधिकार बता देने की आवश्यकता है। आप बता दें अधिकार लोग कैसे लेते हैं, ये जानते हैं, क्योंकि इस देश ने आजादी जब ले ली तो अधिकार कैसे लेना है ये भी वो जानते हैं। इसलिए सिर्फ आप लोग बता दें कि आपका अधिकार क्या है। इसके अलावा आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं, आप लोगों के किट में भी दिया गया होगा कि आप लोगों के लिए जैसे 9 दिसंबर को खाद्य आयोग का स्थापना दिवस होता है, इस साल से हमने शुरू किया है और अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ष हमने सभी जिलों के डीजीआरओ जो एसी होते हैं उनमें बेहतर काम करने वालों को पुरस्कृत किया गया। ये योजना हमारी हालांकि शुरुआत में हमने कंसीव किया था, हमने सोचा ये था कि ये मुखिया को करेंगे, लेकिन चूंकि हम कोविड के कारण या अन्य व्यस्तताओं के कारण आयोग में जितने सदस्य होने चाहिए उतने सदस्य नहीं हैं, सदस्यों की कमी के कारण हम राज्य के सभी जिलों का भ्रमण नहीं कर पाए, इसलिए हमने मुखिया से शुरुआत नहीं की। हमने ये तय किया है कि इस साल से 9 दिसंबर 2024 में 23 में हम बेहतर काम करने वाले मुखिया को सम्मानित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे। जो जिले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मुखिया होंगे उनको रांची बुलाकर पुरस्कृत किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। वो पारदर्शी तरीके से करने के लिए हमने एक प्रारूप आप लोगों को दिया है। आप लोगों के किट में, इन लोगों के किट में है ना, ये मुखिया को सम्मानित कैसे करना है, ये मैं आप लोगों को दिया गया है, फिर भी मैं संक्षेप में बता देता हूं। जो मुखिया की जिम्मेवारी है, मतलब जिन आपके कार्य पर आपका आकलन होगा, उसको कई भागों में बांटा गया है। जन वितरण प्रणाली, पीडीएस दुकान में जो अनाज बांटा जाता है उसकी निगरानी में आपकी भूमिका कैसी है, कितनी है, इस चीज के आकलन के लिए आपको 20 अंक रखा गया है। आंगनवाड़ी केंद्र की निगरानी और उसमें आपके जिम्मेवारी के निर्वहन के लिए भी 20 अंक हैं। मध्याह्न भोजन में आपकी भूमिका, आपकी निगरानी के लिए 15 अंक हैं। कुपोषण उपचार केंद्र और जननी सुरक्षा योजना में आपकी सक्रियता और आपकी भूमिका के लिए 15 अंक हैं। प्रचार प्रसार एवं अधिनियम का क्रियान्वयन, जैसे मैंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की योजनाओं के प्रचार प्रसार में भी आपकी भूमिका है, उस भूमिका के निर्वहन के लिए 15 अंक। आकस्मिक खाद्यान्न सुरक्षा निधि के प्रचार प्रसार और जरूरतमंदों को आकस्मिक खाद्यान्न सुरक्षा निधि के लाभ दिलाने में आपकी भूमिका के लिए कुल 15 अंक हैं और इन सभी अंकों को मिलाकर 100 अंक होते हैं। इन 100 अंक में जिन 3 मुखिया को जिले में ज्यादा अंक आएगा उनको हम सम्मानित करेंगे। सम्मान बहुत बड़ी चीज नहीं है, पुरस्कार भी उतनी बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है आपको इस बात का संतोष होगा कि आपकी भूमिका और आपके योगदान को आयोग ने सराहा और चिन्हित किया, ताकि और मुखिया इस बात के लिए प्रेरित होंगे। मैं समझता हूं कि इससे आयोग के इस कार्यक्रम के बाद आप लोगों में इस बात की जागरूकता आएगी कि आपकी भूमिका कितनी कारगर है और आप सिर्फ मुखिया नहीं हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप इस समाज की नींव हैं। जब तक नींव मजबूत नहीं होगा तब तक ये राज्य की इमारत भव्य और बुलंद नहीं हो सकती है। किसी भी इमारत के बुलंद होने की पहली शर्त होती है नींव का मजबूत होना, और आप लोग इस समाज की नींव हैं। अब आप अगर अपने आप को लाभ और हानि के मनोयोग से ऊपर उठकर जब तक आप कार्य नहीं करेंगे
तब तक गरीब, वंचित, क्योंकि आप ये जानिए कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्यों बनाया गया और किन के लिए बनाया गया। ये समाज के अंतिम व्यक्ति, गरीब और वंचितों को सहारा देने के लिए, लाभ देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए ये कानून बनाया गया है। और अगर इस कानून और इस प्रावधान का भी लाभ हम लाभुकों तक, वंचितों तक नहीं पहुंचा पाए तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। कई अधिकारी ये कहते हैं, या आयोग में भी हमारे कई कर्मचारी का ये भाव होता है कि अरे हमने अगर कोई गड़बड़ी की तो आपको ये लगता है कि अरे देख लेंगे, वो पकड़ेंगे तो हम जवाब दे देंगे, हम बता देंगे कि ऐसे हुआ था, ये हुआ था। आप तर्क पहले से तैयार करके रखते हैं कि अगर मेरी गलती पकड़ी गई तो हम क्या जवाब देकर बच के निकल जाएंगे। आयोग में भी सुनवाई होती है तो अधिकारी फाइलों के साथ साथ अपने तर्क भी तैयार रखते हैं कि इस गड़बड़ी के लिए, चूंकि गड़बड़ी हुई है तो उनको तो मालूम है, अब गड़बड़ी को ढकने के लिए तर्क तैयार किए जाते हैं। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूं कि आप लोग भी और अधिकारी से भी आग्रह है कि तर्क न ढूंढें, क्योंकि आपको कोई दूसरा देख रहा है या नहीं देख रहा है, आप अपने आप को तो देख रहे हैं। आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे अगर आप गरीब, वंचित या आपके समाज में, आपके पंचायत में किसी की कुपोषण से मौत हो जाए, किसी की खाद्यान्न के अभाव में मौत हो जाए, तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो वो रात में चैन से नहीं सो सकता है अगर खाद्यान्न और कुपोषण के कारण उसके समाज में, उसके पंचायत में किसी की मौत हुई हो। इसलिए ये स्थिति आपके यहां ना आए, आप लोग जागरूक रहें, आप लोग अपने पंचायत के लोगों को जागरूक करें। खाद्य आयोग बिल्कुल आपके साथ है, आपकी हर सुझाव का हम स्वागत करेंगे, आपके हर शिकायत का निराकरण होगा। और जो ये भाव है कि सिस्टम तो ऐसे ही चलता है, अरे कौन क्या बोलेगा, वो डीलर तो, कई लोगों ने आयोग में जब एक्टिविस्ट से बातचीत होती है तो एक बात सामने आई कि वो डीलर, कौन सा डीलर कितना अनाज कम देगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा डीलर कितना दबंग है। जो डीलर जितना दबंग है अनाज की मात्रा उतना कम है। इस भावना को आपको तोड़ना होगा, डीलर को भी समझाना होगा। डीलर की जो अपनी समस्या है, जेन्युइन समस्या है, उसके प्रति भी राज्य सरकार सजग है, आयोग भी सजग है। अब जैसे पहले 1 रुपये राशन का लिया जाता था तो वो 1 रुपये उनका कमीशन हो जाता था। अब केंद्र और राज्य सरकार ने मुफ्त में राशन देने की घोषणा की है, तो अब विषय है कि उनको कमीशन कैसे मिले। उनकी भी अपनी एक समस्या है, लेकिन उस समस्या का तर्क ये नहीं हो सकता है कि हम खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दें क्योंकि हमको कमीशन नहीं मिल रहा है। कमीशन देना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन लाभुकों की जिम्मेवारी है कि उनको जितना खाद्यान्न मिलना है वो मिलेगा। अब इस तर्क के बहाने राशन कम देने की छूट नहीं दी जा सकती है कि हमको नहीं पोसा रहा है, हमारा परिवार बड़ा है, हम इतने कमीशन में मेरा परिवार नहीं चल सकता है तो हम लाभ को कम देंगे। तो ऐसे राशन डीलर को हाथ जोड़कर आप ये कहिए कि राशन डीलर का लाइसेंस देने के लिए सरकार आपके दरवाजे नहीं आई थी, आप सरकार के दरवाजे गए थे, आपको नहीं पोसा रहा है, आपको अगर लाभ नहीं हो रहा है तो आप सरेंडर कर दें, आप दुकान छोड़ दें। इस तर्क के बहाने उनको लूटने की छूट नहीं दी जा सकती है कि हमको लाभ नहीं हो रहा है या हमको कमीशन जितना मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे तर्कों को आप बिल्कुल स्वीकार न करें। ऐसे लीडर को आप हाथ जोड़कर ये कहें कि जैसे ऐसे कोई शिक्षक अगर आपको स्कूल में मिलते हैं कि नहीं, अंडे बाजार में जिस दर पे मिल रहे हैं उस दर पर खरीदना संभव नहीं है तो हम अंडा नहीं देंगे या कम देंगे या हम कुपोषण को देखते रहेंगे या आमंत्रित करेंगे, ऐसे तर्कों के बहाने किसी को लूटने की छूट नहीं दी जा सकती है। ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है। हर चीज के, जैसे आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य विभाग की दीदी हैं, सैया हैं, उन सबकी अपनी दिक्कत है, मानदेय की दिक्कत है, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। वो मानदेय की दिक्कत अपनी जगह है,
उनके व्यवस्था की दिक्कत अपनी जगह है, लेकिन उसकी आड़ में उसका तर्क बनाकर किसी को योजनाओं को बाधित करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। और ये अधिकार चूंकि अध्यक्ष के नाते, आपके निगरानी समिति का अध्यक्ष होने के नाते, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि ऐसे करने की छूट आप किसी को ना दें। मेरे तरफ से मुझे जितनी बातें कहनी थी वो मैंने कह दी। अगर अब आप लोग कोई सवाल पूछना चाहें, किसी की कोई ऐसी बात हो जो स्पष्ट नहीं हो पाया हो, तो अधिकारियों ने भी जो कहा उसमें कोई अस्पष्टता हो, मैंने जो बात कही, हमारी सदस्य ने जो बात कही, अगर उसमें कोई अस्पष्टता हो या कोई ऐसी चीज है जो आप जानना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे जामताड़ा जिला में PHH का पीला हरा कार्ड जो बना है, 5 महीना से लाभुक हमारे जन वितरण दुकानदार के पास घूरते रहते हैं और हमारा पास भी आता है कि 5 महीना से हमको अनाज नहीं मिला। सर, इसका क्या समाधान होगा, ये हमें बताइए। ये आपका मैं अपने संबोधन में ये कहना भूल गया, ये इसमें जो ग्रीन कार्ड की ये समस्या है, इसके लिए जिला के पदाधिकारी दोषी नहीं हैं, जिला राज्य स्तर के भी पदाधिकारी दोषी नहीं हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं और उसका विस्तार में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में बता देता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा था कि केंद्र ने एक संख्या निर्धारित की है जिसमें NFSA के तहत राशन उपलब्ध कराया जाता है। राज्य सरकार को यह लगा कि जो NFSA ने संख्या बताई है वो पर्याप्त नहीं है और बहुत लाभुक ऐसे हैं जिनको राशन मिलना चाहिए, उनके लिए ग्रीन कार्ड बनाया गया, राज्य सरकार के स्तर से बनाया गया, जिसको SFC बोलते हैं, स्टेट SFSA, राज्य खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम इसको कहते हैं। जैसे केंद्र ने NFSA है, उसी तरह के स्टेट की ये है। उसमें राज्य सरकार खाद्यान्न उपलब्ध कराने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया। इस संदर्भ में चूंकि इस जिले में नहीं, आयोग के पास कई जिलों से शिकायत आती है, हमने माननीय मंत्री जी, विभाग के माननीय मंत्री और विभागीय सचिव से भी मैंने बात की थी, तो वहां जानकारी ये मिली कि राज्य सरकार ने जब ये निर्णय लिया था कि हम ग्रीन कार्ड होल्डर को अपने संसाधन से राशन देंगे, तब राज्य सरकार की FCI से बात हुई थी कि FCI राज्य सरकार को भुगतान के बाद खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा तो राज्य सरकार अपने लाभुकों को बांटेगी। FCI ने कुछ दिन देने के बाद फिर राज्य सरकार को यह कहा कि हमारे लिए अब आपको खाद्यान्न उपलब्ध कराना, चावल उपलब्ध कराना संभव नहीं है, हम उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। चूंकि राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसीलिए लाभुकों के बीच वितरित नहीं हो रहा है। अब राज्य सरकार ने इसके निदान के लिए प्राइवेट पार्टी से खाद्यान्न की खरीद के लिए, चावल की खरीद के लिए टेंडर निकाला है और जो मेरी जानकारी है कि वो अंतिम चरण में है और वो फाइनल हो जाने के बाद ये बताया गया है, ये आयोग को ये जानकारी दी गई है कि जैसे ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो सिर्फ वर्तमान में नहीं, पिछले जितने महीने का राशन या चावल नहीं उपलब्ध कराया गया है वो जोड़कर आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। वर्तमान में जो ग्रीन कार्ड होल्डर को दिक्कत आ रही है वो सिर्फ जामताड़ा में नहीं है, पूरे राज्य भर में ये दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत मुझे लगता है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह या अगले महीने तक इसका निपटारा हो जाएगा। और है कोई? सर, जैसे जन वितरण प्रणाली से ही ज्यादातर शिकायतें आता है, उसके बाद मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ी केंद्रों से भी शिकायत आता है जिसकी मात्रा बहुत कम ही होता है। लेकिन जन वितरण प्रणाली से जो दुकानदारों से जो शिकायत आता है लाभुकों का,
उनके वजन से संबंधित क्षेत्र में देखा जाए तो प्रति लाभुक जो 5 किलो अनाज उसको मिलना चाहिए, उनमें से आधा किलो अनाज प्रति लाभुक के हिसाब से, प्रति यूनिट के हिसाब से, ये पूर्व में भी चलते आया है और अभी भी चल रहा है। इसके मौखिक शिकायत भी कई करते हैं, लेकिन इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं हो पाने के कारण लाभुक थक हार जाते हैं। बाद में वो अपने समझौता कर लेते हैं डीलरों से। साथ ही उनके जो वितरण होता है, दुकान के स्तर पर भी निगरानी समिति, जो सतर्कता समिति है, पंचायत स्तर में भी चुनाव के बाद उसका पुनर्गठन नहीं हो पाया है। कई सदस्य जो है नए जीत करके आए हैं, जो अध्यक्ष है नए जीत करके आए हैं, उसकी अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुआ, उसका पुनर्गठन नहीं हो पाया है। जब तक ये पुनर्गठन नहीं होता है तब तक या तो मुखिया द्वारा प्रतिनियुक्त। एक सेकंड, ये निगरानी समिति का पुनर्गठन क्यों नहीं हुआ है? चुनाव हुए तो इतने दिन हो गए। ये बहुत जगह हुआ है तो सारी जगह क्यों नहीं हुआ है? नहीं सर, जिले में अभी तक हमको जहां तक जानकारी है कहीं नहीं हुआ है। ये प्रखंड से लेकर पंचायत तक। एसपी साहब, ये सुनिश्चित कीजिए 7 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजिए कि पूरे हर जिले के हर पंचायत में गठन हो गया है। 7 दिन के अंदर आयोग को रिपोर्ट भेजिए। ठीक है, नहीं हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, आगे बढ़िए सर। और एक सुझाव है मेरा कि जो वितरण हो वो निगरानी समिति के उपस्थिति में ही हो, ताकि लाभुकों का जो समस्या है, जो शिकायतें हैं, वहीं पर उसका निष्पादन हो सके। और मैं तो अपने तरफ से कहना चाहूंगा सर, किसी भी प्रकार का शिकायत पंचायत के क्षेत्र में किसी भी पीडीएस दुकानदारों के विरुद्ध होता है तो उसका जांच प्रतिवेदन के लिए मुखिया को अधिकृत की जाए, ताकि वो सही जांच लाभुकों के हित में किया जा सके। यही मेरा आग्रह होगा सर। ठीक, ऐसा है, आप लोगों ने ताली बजाया, अच्छी बात है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो सच है तो बोलना पड़ेगा। आप भी मुखिया हैं, आप मुखिया हैं, खड़े हो जाइए। कहां से, किस पंचायत से? अच्छा, ठीक है, बैठ जाइए। देखिए, आपने जितनी बातें कही उससे मैं सहमत हूं, ऐसा होता है। लेकिन अब मैं आपसे काउंटर सवाल कर रहा हूं। ऐसा होता देखने के बाद आपने क्या किया? आप आयोग को आज ये बताने के अलावा क्या आपने इसके खिलाफ कहीं शिकायत की? क्या आपने इसको रोकने की दिशा में कोई काम किया? बारी बारी से मैं पहले आपके सारे सवालों का जवाब दे देता हूं। आपने चूंकि अपने वक्तव्य में कई सवाल रखे हैं, तो मैं बारी बारी से सारे सवालों को जवाब देता हूं, फिर आप अपनी बात रखिए। हम लोग ये संवाद कर रहे हैं, कोई अहंकार नहीं, अहम नहीं है, ना हमको ना आपको ईगो नहीं होना चाहिए। हम लोग खुल के, अगर आप मेरी भी आलोचना करें, हम आपकी आलोचना करें, समस्या का समाधान तभी होता है, समाज बेहतर तभी बनता है जब आलोचना सहने की शक्ति हो। मेरा यह कहना है कि जैसे आपने ये कहा कि मुखिया की निगरानी में ही राशन बटे, आप ताली आपने इसी बात पर बटोरी, तो मैं इसी बात पर आता हूं। आपको निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष होने के नाते कई अधिकार पूर्व में ही दिए गए हैं। पहले आप उन अधिकारों का तो उपयोग करें, तब ना अतिरिक्त अधिकार दिए जाने की बात होगी। जब आपको जो अधिकार दिए गए हैं उसकी तो आप अनुपालन कर नहीं रहे हैं, उसकी जानकारी आपके पास है नहीं, तो उसके अतिरिक्त हमको ये भी दिला दीजिए, हमको ये भी दिला दीजिए, हमको ये भी दिला दीजिए। वो ठीक है, आपको अधिकार मिलेंगे, आप जो कर रहे हैं वो भी गैर वाजिब नहीं है, मैं उस पर असहमत नहीं हूं। ऐसा हो तो बेहतर है, लेकिन उससे पहले जो हैं हमारे पास साइकिल है, लेकिन हम चलाना सीख रहे हैं कार, हम कह रहे हैं कि हमको कार चलाने सीख दीजिए। अरे भाई, आपके पास साइकिल है, पहले साइकिल तो ढंग से चला लीजिए।
आपके पास जो अधिकार हैं उन अधिकारों का तो इस्तेमाल पहले कीजिए। आप निगरानी समिति के पदेन अध्यक्ष हैं, क्या आपको जानकारी है कि निगरानी समिति के क्या अधिकार और कर्तव्य हैं? आपको जानकारी है? हाँ बताइए, आपको निगरानी समिति के कर्तव्य और अधिकार की जानकारी है? जी जानकारी बिल्कुल, है। बिल्कुल जानकारी है। आपने उस कर्तव्य के निर्वहन में क्या क्या किया? आपने निगरानी समिति के तहत आपने कभी एसी को रिपोर्ट भेजी, आपने आयोग को रिपोर्ट भेजा कि हमारे यहाँ ये गड़बड़ी हो रही है, हमारे यहाँ ये सुधार की आवश्यकता है। आपको अगर आपने पढ़ा है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो आप एसी को लिखेंगे, प्रखंड पदाधिकारी को लिखेंगे, फिर आयोग को लिखेंगे। उसका उल्लेख है ना उसमें? आपके जिम्मेवारी और दायित्व में इस बात का, कर्तव्य और दायित्व में इस बात का उल्लेख है या नहीं? जी सर, ना? जी सर। तो हम जी बोलिए। इसमें लाभुकों के द्वारा कई बार यानी कि मौखिक शिकायत ही आता है। मैंने उन लोगों से कई बार हम प्रयास किया है कि आप लोग लिखित शिकायत दर्ज करें ताकि एविडेंस के तौर पर आने वाले समय में जब जांच हो तो आपको बुलाया जा सके। लेकिन जैसे ही जन वितरण प्रणाली का जो संचालक होता है, दुकानदार होता है, उनकी जानकारी आने पर वे व्यक्ति, वे लाभुक या तो डराकर या तो फिर प्रलोभन देकर उसको अपने शिकायत को सरेंडर करा दिया जाता है। ज्यादातर शिकायत यहीं तक यानी कि एमओ तक पहुंचते पहुंचते मामला को निष्पादन कर दिया जाता है। ये मुखिया और एमओ के बीच हो सके समन्वय नहीं है या तो फिर अन्य प्रकार से उसको प्रताड़ित किया जाता है जो मुखिया शिकायत करता है। अच्छा मुखिया जी, यही समस्या है सर। कई प्रकार का और भी समस्या है। अच्छा मुखिया जी, एक बात हम पूछ रहे हैं, विषयांतर होकर पूछ रहे हैं कि अगर हम लोग या हमारे पूर्वज डर गए होते तो आज हम आजाद होते क्या? प्रताड़ना तो तब भी दी गई थी, प्रताड़ित तो तब भी किए गए थे हमारे पूर्वज। तो प्रताड़ना से कोई डर जाए, कोई डर जाएगा तो अधिकार नहीं ले पाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप लोग आयोग को शिकायत करके देखें। आयोग को कोई न मैनेज कर सकता है, न डरा सकता है, न धमका सकता है। इस बात के लिए आश्वस्त रहें। आप लोग अतीत में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मुझे इन बातों की जानकारी है। आप जो बातें कर रहे हैं वो अक्षरशः सही है, मैं उससे असहमत नहीं हूं। अगर सही नहीं होता तो आयोग जिले जिले में जाकर कार्यक्रम नहीं कर रहा होता। मैं जानता हूं कि ये होता है, लेकिन आप लोगों को आगे बढ़ना होगा। जैसे आपने कहा कि लोग डर जाते हैं, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे लोगों को आप आश्वस्त कीजिए। मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेवारी है कि आयोग आपके साथ खड़ा है। हाँ, आप भी अपने अधिकारों का नाजायज लाभ लेने की कोशिश करेंगे तो बेहतर समाज नहीं बनेगा। अगर अधिकार आपको मिलता है, अधिकार का सदुपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। अब आप दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये भी आप ही को सुनिश्चित करना है। आज आयोग के अध्यक्ष होने के नाते हमारे पास कई अधिकार हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम अधिकार का दुरुपयोग करते हैं कि सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग करेंगे तो समाज का उत्थान होगा, दुरुपयोग करेंगे तो समाज का नुकसान होगा। तो इसी तरह से आपकी बातों से मैं सहमत हूं, कहीं असहमति मेरी नहीं है, लेकिन इस बात के लिए मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं कि संविधान ने आपको अपने अधिकारों की रक्षा करने के तमाम प्रावधान दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अधिकार मांगने का मतलब कि डंडा लेकर लड़ना शुरू कर दीजिए। संवैधानिक वैधानिक अधिकार है, प्रावधान है कि कैसे लेना है। आप आयोग, और इसलिए आयोग ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। आपको जिले के अधिकारी पर अगर भरोसा नहीं है, आप अगर इनकी विश्वसनीयता पर आपको भरोसा नहीं है, आयोग पर विश्वास करके देखिए। आप आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत कीजिए, लेकिन शिकायत प्रमाणिक होनी चाहिए, साक्ष्य के साथ होनी चाहिए। आपसी रंजिश के कारण की गई शिकायत आपका भी समय नष्ट करेगा, आयोग का भी समय नष्ट करेगा और उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। जी सर, आपकी अंतिम बात हमको पसंद आया कि यही कारण से शिकायतकर्ता जो है अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है कि उसके पास साक्ष्य की अभाव होता है। सर वही और एक सवाल, यानी कि जो लाभुक कार्डधारी वो अयोग्य
पाने के उपरांत उसका रद्द किया जाता है राशन कार्ड, या तो फिर वो स्वतः सरेंडर कर जाता है। तो जिस पंचायत क्षेत्र में सरेंडर करता है उसी पंचायत क्षेत्र के लाभों को ऐसे चयनित करके वही के राशन कार्ड धारक के नया एग्रीड सहमत। ये एससी साहब ये लिख के बहुत जेन्युइन बात इन्होंने उठाई है कि ये जो आयोग लोगों को चिन्हित कर कर उनको हटाने की में इनकी हमने सहयोग मांगा है। ये सहयोग का लाभ तभी मिलेगा जब ये सुनिश्चित किया जाए कि अगर उस पंचायत के आयोग लोगों को इनके प्रयास से हटाया गया तो उसी पंचायत के लोग जोड़े जाएं, जी, तभी ये सफल होगा। धन्यवाद सर। बिल्कुल इस ये मुखिया जी आपकी ये बात बहुत कायदे की है, और आप अगर मेरा आग्रह है कि अगर आप ये लिखकर हमको दे दें तो मैं राज्य सरकार को लिखकर, ये बहुत अच्छा सुझाव है और राज्य सरकार हमको लग रहा है गंभीरता से इस पर विचार करेगी। बिल्कुल सर, धन्यवाद। थैंक यू। और हैं कोई? ग्रीन कार्ड से संबंधित अगर होगा तो मत पूछिएगा, क्योंकि ग्रीन कार्ड की एक शाश्वत समस्या है जो मैंने बता दिया है, और अधिकतर समस्याएं ग्रीन कार्ड से संबंधित ही आ रही हैं। तो ग्रीन कार्ड से संबंधित क्या दिक्कतें हैं ये मैंने विस्तार से बता दिया है। ग्रीन कार्ड के अलावा अगर कोई विषय हो तो रख सकते हैं, नहीं है तो हम सभा समाप्त करें, क्योंकि हमको फिर दुमका निकलना है। सर एक बात है जी, डाकिया द्वारा जो चावल पहुंचाया जाता है घर, वो बोरी पूरे मतलब सील किया हुआ नहीं रहता है। सील नहीं रहता है? नहीं रहता है तो आप फोटो खींच के भेजिए, हम कार्रवाई करेंगे। कौन से प्रखंड की, कौन से कब प्रखंड का है? कुंडित वीडियो है क्या डीएसओ साहब? कोई बात नहीं, ये आप सुनिश्चित कीजिए कुंडित में ऐसा कैसे हो रहा है, पीबीटीजी का सीलबंद नहीं जा रहा है। पालाजुड़ी पंचायत नहीं, कहीं से भी है। देखिए हमने बार बार कहा कि मैं समस्या नहीं सुनना चाहता हूं, किस वजह से हुआ, इस वजह से, वो मेरी चिंता का विषय नहीं है। आयोग का काम है ये देखना कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान अक्षरशः पालन हो रहे हैं या नहीं, क्यों नहीं हो रहे हैं ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है। अगर ये सीलबंद नहीं हो रहा है तो चिंता का विषय है और गंभीर विषय है, क्योंकि सीलबंद नहीं होने से उसमें मिलावट, उसमें किसी भी परिस्थिति की कल्पना की जा सकती है। तो ये सुनिश्चित कीजिए, और ये किसी भी प्रखंड में किसी भी लाभुक तक सीलबंद में ही पहुंचे, किसी को सील टूटा हुआ हो, उसमें मिलावट की स्थिति से आप भी इनकार नहीं कर सकते हैं। ये धन्यवाद, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर पहुंच रहा है, सीलबंद नहीं है तो सीलबंद रहेगा। सर मेरा एक आग्रह है कि मेरा पंचायत में कुछ डीलर लोग मशीन उसका नहीं निकल, मशीन से उसका पुर्जा नहीं निकलता है, तो हमको बताता है कि नहीं वो रांची से ठीक होके आता है, अभी नहीं ठीक होगा। नहीं तो क्या राशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? राशन तो दे रहा है, लेकिन पर कुछ कमी दे रहा है उसमें। ये इसका मतलब पर्ची नहीं देने की वजह से। ये कहाँ का मामला है? सिवलीवाड़ी पंचायत का। ये डीएसओ साहब नोट करते जाइए कहाँ का मामला है, और जिस पंचायत का मामला है उस पंचायत को के प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहिए कि मुखिया से मिलके जो भी इनकी समस्या है, अगर जो डीलर इस तरह की कर रहा है, क्योंकि कोई भी तकनीकी दिक्कतें एक दो दिन के लिए आ सकते हैं, स्थायी रूप से दिक्कत हो इसका मतलब वो जानबूझकर कर रहा है। ये मुखिया साहब जिनकी समस्या है वो डीएसओ को लिखित तौर पर अपनी बात बता देंगे या मौखिक तौर पर भी बता देंगे, नोट करवा देंगे, और वो अगर नहीं होता है तो आपको जो किट दिया गया है उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर है, आप ये बताएंगे कि मुखिया संवाद के दौरान आयोग के निर्देश पर हमने लिखित तौर पर बताया और समाधान नहीं किया गया है, तो आप लोग आश्वस्त रहें कि मैं डीएसओ पे कार्रवाई करूंगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।